सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। जो कि आपका ये कोड है BESC 134 सेकेंड ईयर का कोड है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, शैक्षिक अनुसंधान संकल्पना का अवधारणा का चर्चा कीजिए या फिर वर्णन कीजिए, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, शैक्षिक अनुसंधान का मतलब होता है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च की बात कर ली जाए, यानी कि शैक्षिक अनुसंधान की बात कर ली जाए, तो इसमें ये देखने को मिलता है कि शिक्षा के स्वरूप, यानी कि जो भारत में शिक्षा, इंडिया में जो शिक्षा का जो स्ट्रक्चर है, उसको डेवलप्ड करने के लिए उनमें क्या क्या चेंजेस लाया जा सकता है, ताकि हर एक स्टूडेंट उसकी लाइफ में शिक्षा का जो इम्पोर्टेंस है वो एक नया क्रिएटिविटी ला सके या फिर एक नया बदलाव ला सके। उस सिचुएशन में, जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे जापान हो गया, चीन हो गया, या फिर अलग अलग जो हमारे आउट ऑफ कंट्रीज है, तो आपने नोटिस किया होगा कि उन्हें एक ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग उनको आगे ट्रीट किया जाता है या फिर उन्हें आगे पढ़ाया जाता है, या फिर उनके जो बोल सकते हो, जो उनके मतलब हॉबीज होते हैं, उनके हॉबीज में जो उनके फेवरेट सब्जेक्ट होते हैं, उन्हीं फेवरेट सब्जेक्ट पे उन पे फोकस करवाया जाता है। यू नो अबाउट दिस थिंग कि ऐसा हमारे आउट ऑफ कंट्री में होता है। एम आई राइट? अब उसके अकॉर्डिंग हम ये देखते हैं, तो इसी स्ट्रक्चर को देखते हुए हमारे भारतीय व्यवस्था, हमारे भारतीय संविधान में भी शैक्षिक व्यवस्था का महत्वपूर्ण रूप से अनुसंधान या फिर बोल सकते हो एजुकेशनल रिसर्च के रूप में यहाँ पे वर्क किया जा रहा है प्रतिदिन, या फिर बोल सकते हो कि डे बाय डे आज कुछ भी चेंजेस हो रहा है, जो आपका देखने को मिलता है कि आज डिजिटली व्यवस्था में भी हमारे एजुकेशन सिस्टम या फिर एजुकेशन फील्ड को डेवलप्ड किया जा रहा है। ठीक है। अब जैसे कि पहले क्या होता था कि आपको क्या बुक और पुस्तकों या फिर बोल सकते हो पेन पेपर के अकॉर्डिंग आपको आपका एजुकेशन सिस्टम देखा जाता था। उससे पहले की बात कर ले तो हमें क्या देखा जाता है, किसी ने स्लेट पे लिखा, स्लेटी जिसे बोलते हैं, या फिर चौक वगैरह से जो लिखा करते थे, लाइक डेट आपने कई फिल्मों में गरीब बच्चों को देखा होगा लिखते हुए। तो वो हमारा एक व्यवस्था था। इसमें हमारा क्या होता था कि हमें बोल सकते हो कि टाट पट्टी पे बैठा के पढ़ाया जाता था, लाइक डेट ऐसा। आपने माहौल अपने ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर बोल सकते हो गांव के क्षेत्रों में, ये आज भी कई क्षेत्रों में देखने को मिलता है। तो ये हमारा शैक्षिक व्यवस्था का स्वरूप है, जो कि हमारे भारतीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण रूप से देखने को मिलता है। ठीक है। अब इसी व्यवस्था को या फिर एजुकेशनल जो हमारा व्यवस्था है, उसको चेंज लाने के लिए, क्योंकि देखो, हर हर एक इंसान, हर एक ह्यूमन बीइंग्स में जो है उसमें डेली अगर चेंजेस आता है, तभी वो इंसान सक्सेस हो पाता है। यानी कि बोल सकते हो, लाइफ इज लाइक ए चेंजेस ऑफ ए ऑल ओवर थिंग। यानी कि हमारे लाइफ में हमारा हर एक चीज चेंज लाने की प्रक्रिया ही हमारा एक बोल सकते हो लाइफ है। ये ऐसा बोला जाता है ना कि बदलाव ही जीवन है। ठीक है। तो इसी व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हमारे शिक्षा की अवधारणा है या फिर जो हमारा शिक्षा व्यवस्था है, उसमें भी बदलाव लाया गया। और वो बदलाव कैसे लाया गया? ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है, उसमें क्या किया गया, पहले हमें रिसर्च किया गया। ठीक है। हम किसी भी चीज को चेंज नहीं कर सकते। पहले फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग कहते हैं कि हम कोई भी डिसीजन लेते हैं, तो भाई डिसीजन लेते हैं तो हम उसे फॉल्स कैसे बोलते हैं? भाई उसके बारे में स्ट्रक्चर, मतलब उसके स्ट्रक्चर पे उस पे हम वर्क करते हैं, उसे समझते हैं कि भाई ये सही है या गलत है, वास्तविक रूप में या फिर रियलिटी में सही है या गलत है। तो उसी को लेके, उसी के बेसिस पे क्या होता है कि रिसर्च किया जाता है, ताकि हमें पता चल सके कि हाँ ये बेहतर है, इसमें क्या कमी है। तो इसी व्यवस्था के रूप में हमारे एजुकेशनल सिस्टम में भी आपका रिसर्च किया गया, ताकि हमारे भारतीय जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, उसमें नया परिवर्तन ला सके, और हमारे जो स्ट्रक्चर है उसमें एक नया चेंज, और बोल सकते हो डेवलप्ड कंट्री के जिस तरीके से वो अब एजुकेशन सिस्टम में क्या कर रहे हैं, डिजिटलाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि डिजिटल कर रहे हैं।
हर एक प्रोजेक्ट वगैरह बोल सकते हो स्मार्ट स्मार्ट प्रोजेक्टर के अकॉर्डिंग आपको ट्रीट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। और आपका देखा जाता है कि लाइक डेट आप घर बैठे भी आप लाइव क्लासेस ले रहे हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये भी तो हमारा शिक्षा का एक बोल सकते हो रिसर्च ही हुआ ना। तो ये भी एक हमारे एजुकेशन सिस्टम का एक महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंस जो है, एक बोल सकते हो कि एक आंदोलन के रूप में रहा, या फिर बोल सकते हो कि नया चेंज के रूप में रहा, जिसके कारण आज घर बैठे इंसान अपने शिक्षा का महत्वपूर्ण लाभ उठा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग मेरे से क्लासेस ले रहे हो, ये क्लासेस कैसे वैल्यूएबल प्रोवाइड कैसे हो पाया, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे शिक्षा के व्यवस्था का, जो हमारा शैक्षिक अनुसंधान का जो डेफिनेशन है, यानी कि एजुकेशनल रिसर्च का अर्थ, या फिर बोल सकते हो कि डेफिनेशन क्या होता है। तो शिक्षा या फिर बोल सकते हो एजुकेशन फील्ड में जब हम कुछ चेंजेस लाने के लिए, जब हम उसको कुछ ना कुछ बोल सकते हो खोज परख करते हैं, या फिर हम अपने एनवायरनमेंट में देखते हैं, हम अपने बोल सकते हो आउट ऑफ कंट्रीज देख के भी हम कुछ मतलब उसमें सीखते हैं, और फिर उसके बाद अपने एजुकेशन सिस्टम में हम चेंजेस लाते हैं, ताकि हमारा भी एजुकेशन सिस्टम और ज़्यादा बेहतर या फिर स्ट्रॉन्ग या फिर बोल सकते हो बेटर हो सके। उसी को हम शिक्षा अनुसंधान का अर्थ बोलते हैं, या फिर एजुकेशनल रिसर्च का डेफिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया बोथ बोथ ऑफ मीडियम। पॉसिबिलिटी हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे आसपास के जो एनवायरनमेंट में हैं, जिसमें आप बात कर लेते हैं जो आपके डेब्यू के अनुसार, ये एक विद्वान हुए डेब्यू, डेब्यू के अनुसार इन्होंने बोला था कि एक शिक्षा एजुकेशन का जो एजुकेशनल रिसर्च तभी पूर्ण हो पाएगा जब वहाँ के नागरिक, या फिर बोल सकते हो कि जो पर्सन है, वो एग्रेसिव हो एजुकेशन के लिए, वो बोल सकते हो कि होनेस्ट हो एजुकेशन के लिए। क्यों? इनका मतलब क्या था कि डेब्यू ने ये बोला था, सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो डेब्यू ने बोला था कि सबसे पहले शिक्षा अनुसंधान को, यानी कि जो एजुकेशनल रिसर्च तभी कंप्लीट या फिर बोल सकते हो कि वो सफल हो पाएगा, या फिर बोल सकते हो कि वो पूरा हो पाएगा जब हर एक नागरिक इस चीज चाह रखेगा, यानी कि बोल सकते हो इच्छा रखेगा कि हाँ मुझे शिक्षा लेना है, बेहतर शिक्षा लेना है। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे आप अपनी शिक्षा के प्रति कुछ डिमांड नहीं करोगे, तो आपको लग रहा है कि आपका सिस्टम बिना डिमांड से आपको पूरा कर देगा, नहीं कर सकता। तो डेब्यू ने इसी बोला यही बोला कि उन्होंने ये बात बोला कि whenever every peoples are demanding the education field in your educational researches, when after this situation उसमें क्या होगा, फिर उसमें आपके बाद आपका एजुकेशनल सिस्टम में क्या है रिसर्च करना शुरू हो जाता है, और वो से रिसर्च क्या होता है, उसका क्या उसका परिणाम या फिर उसका रिजल्ट क्या रहता है, हमारे एजुकेशनल सिस्टम में स्ट्रोंगनेस या फिर डेवलपमेंट आने लगता है। तो उसी को हम अनुसंधान का अर्थ बोलते हैं, या फिर एजुकेशनल रिसर्च का डेफिनेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया? ठीक। अब इसके बाद कर लेते हैं विशेषताएं। विशेषताएं का मतलब ये होता है कि गुण, या फिर बोल सकते हो कि किसी की ये बोल सकते हो फॉर एग्जांपल कि हम एक जो मानव होता है उसके क्या गुण होते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है तो हम बोलते हैं उसकी विशेषता है ना कि ये इंटेलिजेंट है। तो वही है कि हमें विशेषताएं बतानी है। क्लियर है? तो अब यहाँ पे क्या है कि जो एजुकेशनल रिसर्च का सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये एक जो हमारे एनवायरनमेंट में एजुकेशन फील्ड का डेवलपमेंट करता है, एजुकेशन फील्ड का डेवलपमेंट। क्लियर है? तो इसमें क्या है कि हम अब इंग्लिश हिंदी की बात कर लो तो इसमें क्या आपका सब हेडिंग की बात कर लो, तो यह क्या है कि शिक्षा व्यवस्था में तेजी लाता है। डेवलपमेंट यानी कि बोल सकते हो विकास, और विकास का मतलब होता है जब किसी चीज़ का तेजी हो जाना। तो ये क्या है कि जो हमारे एजुकेशनल फील्ड का डेवलपमेंट लाता है, जिसमें हम क्या करते हैं इसके रिसर्च के कारण हर एक पर्सन, हर एक इंसान जो है अब शिक्षा को ज़्यादा प्रायोरिटी देकर क्या है अपने आप में आगे बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आजकल के टाइम पे ही बात कर लेते हैं, तो आज क्या है शिक्षा एक व्यवस्था के रूप में जो रिसर्च है वो क्या है धीरे धीरे मानव के यानी कि ह्यूमन बींग्स के जो डीएनए में आज घुस गया है कि हाँ भाई शिक्षा या फिर बोल सकते हैं एजुकेशन के बिना हम कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स इन दिस वर्ल्ड या फिर इन दिस प्लेनेट लाइक दैट, कुछ भी नहीं है।
ठीक है, तो ये बात हमारे एनवायरनमेंट में आज सभी को पता चल गया है। तो इसीलिए क्या है कि धीरे धीरे अब रिसर्च के माध्यम से डेवलपमेंट की स्थिति आ रही है। ठीक है, सेकंड ऑफ थिंग क्या है कि शिक्षा क्या कर रहा है, डेटा एनालिसिस करने का एक महत्वपूर्ण जो एजुकेशनल रिसर्च है वो क्या है, डेटा एनालिसिस करने का एक थ्रू है। क्लियर है। तो अब इसमें क्या है कि शिक्षा, अब इसमें आप बच्चे, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे डेटा संग्रह की विधि, डेटा संग्रह की विधि। अब इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे जो सेकंड आपका पॉइंट आ जाता है, तो इसमें डेटा संग्रह की विधि में ये देखने को मिलता है कि जो एजुकेशनल फील्ड है, जैसे हम शिक्षा अनुसंधान जो बोलते हैं, वो हर एक डेटा को एनालिसिस करने का एक महत्वपूर्ण पॉइंट माना जाता है। अब हम शिक्षा के रूप में रिसर्च कर रहे हैं, तो हमारा डेटा एनालिसिस महत्वपूर्ण रूप से आता है कि भाई किस सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आ रहा है, हमारे एनवायरनमेंट में क्या क्या परिवर्तन आ रहा है, हमारा एनवायरनमेंट का जो है नेचर कैसा है, उसका सभी चीज का सभी एवरीथिंग इज डाटा। यानी कि बोल सकते हो कि हर एक डाटा का क्या है कि वो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हमारा जो एजुकेशनल रिसर्च है उसमें हेल्प का, मतलब एजुकेशनल रिसर्च के कारण हम हर एक डाटा को या फिर डेटा को एनालिसिस करने में बोल सकते हो कि सक्षम हो पाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या है कि डेटा एनालिसिस से हमें क्या होता है कि हमारे इन फ्यूचर जितने भी हमारी व्यवस्थाएं हैं या फिर बोल सकते हो सिस्टम है, सिस्टमेटिकली वर्क करने के लिए डेटा एनालिसिस किया जाता है। अब एक एग्जांपल के तौर पे लो, तो आप लोग क्वेश्चन पेपर पीछे पिछले प्रीवियस ईयर के क्यों देख, ताकि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम बेटर जाए ना, या फिर क्वेश्चंस उसी तरीके से कर लो कि आपके एग्जाम अच्छे चले जाए। तो डाटा एनालिसिस भी इसीलिए किया जाता है कि इन फ्यूचर जो भी हो उस डाटा के अकॉर्डिंग हम अपने बोल सकते हो सिस्टम को और ज़्यादा बेटर कर सकें। क्लियर है। तो वो हमारा डाटा एनालिसिस के रूप में देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं कि हमारा अगला पॉइंट है अनुभवजन्य प्रकृति। अनुभवजन्य प्रकृति की बात कर लेते हैं, अनुभव यानी कि एक्सपीरियंस्ड। अब हम एजुकेशनल रिसर्च को क्यों करते हैं, अपने आप के एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए करते हैं। भाई हमें पता है कि हमें एजुकेशन ही ये है, बट उसकी रिसर्च को क्यों करेंगे, हम हमें कुछ नई नई बोल सकते हो कि एक्सपीरियंस को ज़्यादा बेटर करने के लिए हम क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने रिसर्च को आगे बढ़ाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि हम साइंटिफिक भी बात कर ले, वैज्ञानिक तौर पे यानी बोल सकते हो साइंटिफिक तौर पे भी बात कर लेते हैं, तो एक साइंटिस्ट क्यों नए नए रिसर्च करता है, एक तो अपने एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए, दूसरा क्या, एक नई चीज़ का इन्वेंशन करने के लिए या फिर खोज करने के लिए। क्लियर। मैं सिंपलीफाई में मैं रिपीट कर रहा हूँ वंस अगेन, जब हम एजुकेशनल रिसर्च का कुछ अपने बोल सकते हो अपनाते हैं या फिर उसका रिसर्च करते हैं, तो हमें एक्सपीरियंस होने लगता है उस चीज़ का। अब एक साइंटिस्ट, जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया कि एक साइंटिस्ट इस चीज़ का क्या मतलब किसी चीज़ का रिसर्च क्यों करता है। दूसरी पहली बात तो ये है कि वो अपने एक्सपीरियंस को और ज़्यादा बढ़ाना चाहता है, यानी कि और ज़्यादा अनुभवी होना चाहता है। ठीक है। और दूसरी पॉइंट क्या है कि वो अपने आप में एक नया इन्वेंशन करना चाहता है, यानी कि इन्वेंट करना चाहता है, यानी कि एक नई चीज़ का खोज करना चाहता है। क्लियर है। तो ये आपका अनुभवजन्य है, जिसमें हम क्या करते हैं कि एजुकेशनल रिसर्च में जो हमारा शिक्षा अनुसंधान है, वो महत्वपूर्ण रूप से हमारी इन व्यवस्थाओं का डेवलपमेंट करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल एक्सप्लेन करता है। क्लियर हो गया। हम बात कर लेते हैं हमारे अगले पॉइंट्स की, जो सब हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, शैक्षिक अनुसंधान का उद्देश्य। और इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे मोटिव ऑफ एजुकेशनल रिसर्च। ओके। ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि हमें उद्देश्य बताना है कि हम रिसर्च क्यों करते हैं, एजुकेशनल रिसर्च क्यों करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग लिखोगे कि हमारे शिक्षा या फिर बोल सकते हो कि हमारे एजुकेशनल सिस्टम में हम डेवलपमेंट लाने के लिए और उसमें नई नई चेंजेस लाने के लिए या फिर नया परिवर्तन लाने के लिए हम अनुसंधान करते हैं या फिर रिसर्च करते हैं, ताकि हमारे आप में हमें टाइम टू टाइम हमें अपडेट जो रहना चाहिए, हमारे सोसाइटी के अकॉर्डिंग, हमारे कंट्रीज के अकॉर्डिंग या फिर बोल सकते हो हमारे एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग,
और हमारे एनवायरनमेंट में जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है उसे बेटर और तरीके से या फिर बेहतर करने के लिए हमें शैक्षिक अनुसंधान की व्यवस्थाओं को अपनाना चाहिए, या फिर बोल सकते हो कि एजुकेशनल रिसर्च के अकॉर्डिंग हमें अपने आप में डेवलपमेंट करने के लिए, या फिर जो हमारा एजुकेशन है उसमें एक नई डेवलपमेंट लाने के लिए हमें इन अनुसंधान का प्रयोग करना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका क्वेश्चन है। इसमें मैं पॉइंट्स बता देता हूँ। हमारा क्या है, विकास की योग्यता यानी कि डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, ये हमारा शैक्षिक व्यवस्था के रूप में आपका मोटिव माना जाता है या फिर उद्देश्य माना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका नेक्स्ट है, जो आपका एग्जाम के लिए है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, इंग्लिश वाले बच्चे एंड हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों क्या है। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार क्या है, यानी कि इंटरव्यू के विभिन्न प्रकारों के बारे में बताना है। Whenever two persons are talk to each other like that, which have a particular and specific reason and motive to talking with each other, it means कि दो व्यक्तियों का जो एक बातचीत है जो एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर हो, वो आपका साक्षात्कार कहलाता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि जो दो पर्सन होते हैं, आपके जो इंटरव्यूअर्स की बात कर ली जाए, तो दो पर्सन होते हैं जो एक पर्टिकुलर मोटिव के अकॉर्डिंग, एक पर्टिकुलर महत्वपूर्ण मुद्दे के अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग बात कर रहे हो एक दूसरे से। और whenever whichever talk to each other, one person is asking a question, and after this second person is replying this answer, इट मीन्स कि जो आपका एक पर्सन है जो आपका क्वेश्चन पूछता है तो सामने वाला उस क्वेश्चन का उत्तर देता है, ये आपका इंटरव्यू कहलाता है, या फिर बोल सकते हो इंटरव्यूअर्स कहलाता है, ये साक्षात्कार कहलाता है। ठीक है, यानी कि साक्षात्कार का मतलब ये होता है कि दो व्यक्तियों के बीच किया गया बातचीत जिसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर या फिर बोल सकते हो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ये बातचीत होता है, जो आपके ये बोल सकते हो कि एक मोटिव होता है इनके बातचीत करने का, वो भी बोल सकते हो कि मोटिव जो होता है ना वो इम्पोर्टेंट होता है। तो उन पे जो बातचीत किया गया व्यवस्था को ही साक्षात्कार कहला जाता है या फिर इंटरव्यूज कहलाता है। अब इसमें क्या होता है, इसके आगे की बात कर ले लाइंस की, तो इसमें एक व्यक्ति या फिर बोल सकते हो एक पर्सन जो होता है दूसरे पर्सन से क्वेश्चन आस्किंग करता है, यानी ये क्वेश्चन पूछता है, सामने वाले व्यक्ति उस क्वेश्चन का उत्तर बोलता है या फिर आंसर देता है। क्लियर हो गया? ये आपका साक्षात्कार कहलाता है। क्लियर है? यहाँ तक बात कर लेते हैं। तो हमारा अब थोड़ी बहुत इंग्लिश वाले बच्चों के अकॉर्डिंग बता देता हूँ पहले, उसके बाद हम हिंदी वाले बच्चों के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो हमारा जो इंटरव्यू होता है उसके बहुत सारे टाइप्स बात कर लेते हैं। तो हमारा फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से जो आपके इंटरव्यू किया जाता है, ज़्यादातर आपके बेसिकली जो होते हैं ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ही क्या होता है, फॉर्मल एंगल में होता है इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि सामने वाला जो व्यक्ति होता है या फिर सामने वाला जो पर्सन होता है जो भी क्वेश्चन पुट आउट करता है, तो सामने वाला व्यक्ति को उसके अकॉर्डिंग ही आपके आंसर्स या फिर बोल सकते हो उसके अकॉर्डिंग ही आपको आंसर्स के पता है तो आपको जवाब देना पड़ता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि बेसिकली इसमें टाइम लिमिटेशन एंड वर्ड लिमिटेशन होती है। अब जितना आपके इंटरव्यू में आपको पूछा गया आप उतना ही बताते हो, ये आपके बोल सकते हो कि फॉर्मल लैंग्वेज या फिर फॉर्मल इंटरव्यू में देखने को मिलता है। अब उसके अकॉर्डिंग बात कर लेते हैं। तो अब हमारा जो इनफॉर्मल इंटरव्यू देखा जाता है कि जो हमारे आसपास के लाइक डेट आज सोसाइटी में आप बोल सकते हो कि कई एजेंसियां होती है, कई बोल सकते हो कि लाइक छोटे जो जो वो एजेंसी होती है, ठीक है। तो उसमें भी आजकल छोटे 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 टाइप में आपके इंटरव्यूज लिए जाते हैं। तो उसमें हम बेसिकली क्या होता है कि इनफॉर्मल वे में भी हम अपने आंसर्स को लिटिल बिट दे सकते हैं, लेकिन जो इंटरव्यू का जो बोल सकते हो कि जो टाइप्स है वो ज़्यादातर फॉर्मल एंगल में ही देखने को मिलता है, और या बोल सकते हो कि फॉर्मल एंगल में ही आपके इंटरव्यूज कंप्लीट किए जाते हैं। फॉर्मल एंगल की बात कर लेते हैं, जो आपका बोल सकते हो कि औपचारिक जिसे बोलते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक बोलते हैं। तो आपका बोल सकते हो हिंदी में बात कर लो तो औपचारिक साक्षात्कार और अनौपचारिक साक्षात्कार कहलाता है। क्लियर है? तो इसमें क्या होता है कि जब एक व्यक्ति दूसरे से बात करने के लिए एक तो पोलाइट वे में बात करता है सामने वाला, और सर बोल के बात करता है, सर बोल के या फिर मैम, इसे
बोल सकते हो मे आई कमिंग मैम लाइक दैट की, मतलब हर एक एंगल में एक फॉर्मल एंगल दिखता है उसका, ठीक है, यानी कि एजुकेटेड एंगल दिखता है। तो ये हमारा फॉर्मल इंटरव्यू के रूप में दिखता है। और बात कर लेते हैं इनफॉर्मल या फिर बोल सकते हो अनौपचारिक इंटरव्यू की। तो अनौपचारिक इंटरव्यू में आपका देखने को मिलता है कि जो आपका मोटिव रहता है, तो सामने वाला व्यक्ति को सिलेक्ट करना या फिर बोल सकते हो रिजेक्ट करना, तो वो हम लिटिल बिट अनौपचारिक रूप में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपका इनफॉर्मल इंटरव्यू कहलाता है। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। साक्षात्कार के जो प्रकार की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपका जो प्रकार आता है, टॉपिक्स जिसे बात कर लेते हैं, तो इसके टॉपिक्स की जो हम बोल सकते हैं इंटरव्यू के टाइप्स। चयनात्मक साक्षात्कार। चयनात्मक साक्षात्कार का मतलब होता है सिलेक्शंस इंटरव्यू। सिलेक्शंस इंटरव्यू जो आपका बोल सकते हो कि इंटरव्यू क्यों किया जाता है, यानी कि किस रूप में आपके साक्षात्कार किए जाते हैं। तो वो आपके एक तो होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल लिख लीजिएगा सिलेक्शंस इंटरव्यू इंग्लिश वाले बच्चे, ठीक है। और हिंदी वाले बच्चे चयनात्मक साक्षात्कार, यानी कि हम साक्षात्कार फॉर एग्जांपल जैसे कि आपसे कोई अब इंटरव्यू ले रहा है, अब जॉब के लिए दे जाने, जॉब के लिए गए, तो आप वहां पे क्यों इंटरव्यू दे रहे हो सामने वाले को, क्यों आप बातचीत मतलब उससे, वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप उसके आंसर दे रहे हो, क्यों, वाई? क्योंकि आपको वहां पे सिलेक्ट होना है, इसीलिए। तो ये आपका बोला जाता है सिलेक्शंस इंटरव्यू, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका, बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब बात कर लेते हैं हमारा नेक्स्ट जो सब हेडिंग है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू का। तो हमारा सब हेडिंग जो आएगा नेक्स्ट, शोध साक्षात्कार। शोध साक्षात्कार का मतलब होता है रिसर्च इंटरव्यू, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हम बेसिकली किसी चीज पे, किसी भी टॉपिक्स पे रिसर्च करने के लिए, किसी चीज को जानने के लिए, किसी चीज का क्या मतलब क्या है कि सामने वाले का जब हम इंटरव्यू लेते हैं तो उसकी नॉलेज क्या रिसर्च करने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरव्यू लेते हैं। अब जैसे कि आप जॉब के लिए वर्क करने जा रहे हो, तो आपके नॉलेज का रिसर्च करता है कि हाँ सामने वाले के पास कितना नॉलेज है, तो वो उसके लिए इंटरव्यू लेता है, वो आपका शोध साक्षात्कार कहलाता है, यानी कि बोल सकते हो रिसर्च इंटरव्यू के रूप में आपका ये पॉइंट देखने को मिलता है। क्लियर है। तो इसमें एक जो बोल सकते हो पर्सन है, जो सामने वाला पूछने वाला जो व्यक्ति है, वो आपके नॉलेजेबल थिंकिंग को चेकआउट करने के लिए क्या करता है, रिसर्च के एंगल में आपका इंटरव्यू लेता है, वो आपका शोध इंटरव्यू कहलाता है। क्लियर है। लीजिए हमारा क्वेश्चन है जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई लर्निंग। या फिर क्वेश्चंस इस तरीके से भी आप पूछ सकते हो आकांक्षा, या फिर पूछा जा सकता है, व्हाट आर द एडवांटेज एंड ड्रॉबैक्स ऑफ द ई लर्निंग। दोनों का मतलब ये कि डिसएडवांटेज, ठीक है। तो अब जो हिंदी वाले बच्चे हैं उनका देख लीजिए आप लोग, ई लर्निंग के फायदे और नुकसान क्या है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ई लर्निंग के फायदे और नुकसान क्या है। तो हम बात कर रहे थे ई लर्निंग के फायदे और नुकसान की, तो हम बात कर रहे थे जो बेनिफिट्स ऑफ ई लर्निंग एंड ड्रॉबैक्स ऑफ ई लर्निंग। तो ई लर्निंग जो आपके इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग के अकॉर्डिंग भी, या फिर बोल सकते हो कि एक मोबाइली व्यवस्था या फिर इंटरनेट के अकॉर्डिंग ये रिलेट करता है। तो हमारा ई लर्निंग है वो आपके किसके रूप में रिलेट करता है, वो आपके मोबाइल एंड आपके इंटरनेट सर्विसेज के अकॉर्डिंग ये आपका इंटरेक्ट करता है, या फिर बोल सकते हो इंटरप्ट करता है, या फिर बोल सकते हैं कि रिलेट करता है। तो ई लर्निंग की जो आपकी व्यवस्था है, जो आज आपके क्लासरूम में, जो आज हमारे हर एक सेक्टर में, हमारे एजुकेशन फील्ड में ई लर्निंग की जो है इसको अत्यधिक रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है, या फिर बोल सकते हो कि इसके प्रोसेस, इसके डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जा रहा है। ई लर्निंग के जो फायदे हैं, पहले हम बात कर लेते हैं ई लर्निंग का अर्थ। ई लर्निंग जो कि आपके इलेक्ट्रॉनिकल लर्निंग के रूप में या फिर इलेक्ट्रिकल लर्निंग के रूप में देखा जाता है, जो कि सिंपली ये वर्क करता है हमारे सोशल व्यवस्था, सोशल मीडिया, या फिर बोल सकते हो सोशल एप्लीकेशंस पे, जिसमें हम घर बैठे या फिर बोल सकते हो अपने होम बाय होम पे भी हम अपने स्टडीज कर सकते हैं। जिसमें क्या होता है कि हमारे इसमें टाइम का वैल्यूएबल जो होता है, इंपॉर्टेंस होता है, वो उसकी बचत होती है, या फिर बोल सकते हो हमारा जो टाइम खत्म होता है एक स्थान से दूसरे स्थान, यानी कि फॉर एग्जांपल हम घर बैठे अपनी एजुकेशन कर रहे हैं अभी, ठीक है। अब मान लो कि मेरा कोई सेंटर होता, अब उस सेंटर पे सारे बच्चे आते पढ़ने के लिए, आना पड़ता, मजबूरी है, पढ़ने के लिए आते। तो ये बताओ कि रास्ते में जो ट्रैवल कर रहे हो वो टाइम आपके लिए वेस्ट जा रहा है ना।
तो ये ई लर्निंग के फायदे हैं कि ये क्या है कि घर बैठे या फिर बोल सकते हो हर एक स्टार्टअप के अकॉर्डिंग आपके हर एक चीज आपके फोन्स के बाय थ्रू आपके फोन में मिल जाता है। ठीक है। तो ई लर्निंग जो कि आज आज हमारे बोल सकते हो कि डेवलपमेंट या फिर डिजिटलाइजेशन इंडिया के अकॉर्डिंग भी या फिर हमारे आउट ऑफ कंट्रीज के अकॉर्डिंग भी ई लर्निंग को ज़्यादा आगे प्रायोरिटी के रूप में सपोर्ट किया जा रहा है या फिर डेवलपमेंट किया जा रहा है, ताकि जो हमारा जो टाइम है उसका जो है वो वेस्ट ना जाके इन्वेस्ट हो। क्यों? क्योंकि टाइम इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन दिस वर्ल्ड या फिर बोल सकते इन आवर लाइफ। ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए इसी को मैनेज करते हुए आज हमारे लाइफ में या फिर हमारे सोसाइटी में या फिर हमारे कंट्रीज में ई लर्निंग को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंसान को हर एक चीज हर एक डेवलपमेंट फ्यू ऑफ सेकंड में आपको प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है। जो कि ई लर्निंग क्या है कि हर एक चीज को घर बैठे आपको उपलब्ध या फिर बोल सकते हो आपके घर पे मिल जा रहा है। अब ई लर्निंग की बात कर ली जाए तो ये क्या है कि आप अपने घर बैठे अपने स्टडीज को कर पा रहे हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो लाइव सेशन बोल सकते हो क्लासेस चल रही है, तो ये भी तो एक ई लर्निंग का ही है ना, ई लर्निंग का एग्जाम्पल है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा क्या है कि आज हम अपने टाइम को मैनेज कर पा रहे हैं और जब चाहते हैं हम ई लर्निंग के थ्रू बाय थ्रू अपने स्टडीज को बेटर तरीके से कर भी पाते हैं, बाय यूट्यूब्स बाय अलग अलग सोशल मीडियाज जो आपके बोल सकते हो कि अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, जो आपके एप्लीकेशंस हैं, जो ई लर्निंग को ज़्यादा आगे बढ़ाने में इनका कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंस रहा है या भी बोल सकते हो रोल रहा है, जिसके कारण क्या है कि ई लर्निंग को आगे ज़्यादा प्रायोरिटी रूप में आगे बढ़ाया गया है। तो उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ई लर्निंग को ज़्यादा महत्वपूर्ण रूप से आगे विकसित किया गया है। ठीक है। अब बात कर लेते हैं हमारे एडवांटेज ऑफ ई लर्निंग की। तो एडवांटेज सबसे बड़ी बात यह है कि ये आपके टाइम को मेंटेनेंस करता है या भी बोल सकते हो कि टाइम मैनेजमेंट करता है। ठीक है। वो आपके टाइम को बर्बाद नहीं होने देता। ठीक है, खत्म नहीं होने देता। आप ई लर्निंग के माध्यम से या फिर ई लर्निंग के थ्रू आप कभी भी अपने स्टडीज को कर पाते हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है फिर भी आप स्टडीज को कर पाओगे। अब फॉर एग्जांपल अभी मैं इसकी क्लासेस ले रहा हूँ आप लोगों को, आप लोग बहुत से बच्चे क्लास में ज्वाइन हुए या फिर बहुत से बच्चे मतलब टाइम नहीं है तो वो लेफ्ट हो गए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि आप लोगों को जो वीडियोस अपलोड होगा यूट्यूब पे आप वहां से भी अपनी स्टडीज कर पाओगे। तो ई लर्निंग का क्या है कि ये टाइम मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रहता है। ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग है जो एडवांटेज की ई लर्निंग का क्या है, वो टाइम को मैनेज करता है। ठीक है, हमारे डेली लाइफ में हमारे एनवायरनमेंट में। ओके एवरीवन। ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो सेकंड क्वेश्चन जो सेकंड पॉइंट आता है ई लर्निंग के एडवांटेज के रूप में, तो ये क्या है कि इंसान को एक स्थान पर या फिर बोल सकते हैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे भी बैठ के उसके बारे में अपने स्टडीज के बारे में वो पढ़ सकता है या फिर नॉलेज ले सकता है। जिसके अकॉर्डिंग क्या है कि वो बहुत बार उस पर कोई डाउट भी हो तो फिर डाउट पूछने के लिए तो जाएगा नहीं ना। तो उस ई लर्निंग क्या करता है, उसे घर बैठे उसके स्टडीज को कंटिन्यूअस रखने के लिए बोल सकते हो कि हेल्पफुल रहता है। और ज़्यादातर ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम क्या होता है, ज़्यादा हेल्पफुल कब रहता है, जब आप हॉलीडे पे रहते हो या फिर कभी आप एनवायरनमेंट की बात कर ली जाए तो कई बार हमें आपके रिलेटिव्स में जाना पड़ता है या फिर बोल सकते हो कि हम रिलेटिव्स में मामा चाचा जो भी हो एनीथिंग एल्स नानी नोनी जो भी हो उन सब उनके घर पे जाते हैं। तो अब क्या है कि ई लर्निंग के माध्यम से अपनी स्टडीज को रोक नहीं पाते। पहले क्या होता था, हमारा ई लर्निंग सिस्टम नहीं था या फिर बोल सकते हो सोसाइटी नहीं था, जो हमारा कंट्रीज नहीं था। तो वो क्या होता था कि उनकी जो किसी भी स्थान पे किसी भी प्लेस पे चले जाते थे तो उनका स्टडीज है रुक जाता था। लेकिन आज देख लो, आज ना आप मेरे घर पे हो ना आप कहीं और हो, आप कहीं से भी क्लासेस ले रहे हो। हाउ इट इज पॉसिबल? ड्यू टू ई लर्निंग। ठीक है। क्लियर हो गया। तो ये क्या है कि इंसान को हर एक टाइप में बोल सकते हो कि हर एक टाइम के लिए मैनेज करते करने के साथ साथ क्या कर रहा है, इंसान को हर एक सेक्टर के रूप में वो एक स्थान पर बोल सकते हो एक प्लेस पे पर्टिकुलर प्लेस पे वो लाकर खड़ा कर चुका है। ठीक है। क्लियर है। ई लर्निंग जो आपके थर्ड पॉइंट की बात कर ली जाए तो इसमें क्या होता था, जो पहले आपके बुक्स पेन और पेपर्स वगैरह यूज किए जाते थे तो ज़्यादा अत्यधिक रूप में या फिर बोल सकते हो वो ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट में यूज किए जाते थे। तो वो ई लर्निंग क्या है कि इसमें अब क्या हुआ कि ऑनलाइन पढ़ाई
जो ई लर्निंग है वो एक लाइक डेट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में या फिर ऑनलाइन एजुकेशनल के रूप में देखा जाता है, जो हमारे ऑनलाइन सेक्टर के रूप में या फिर सोशल मीडिया के रूप में जितने भी हमारे एप्लीकेशंस है, एजुकेशनल एप्लीकेशंस है, तो वो उसके लिए ई लर्निंग बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने या फिर बोल सकते हो कि डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। तो जो हमारे पहले बात कर लेते हैं, जो हमारे एजुकेशनल फील्ड का जो सिस्टम रहा है पहले, जो बुक्स नोटबुक और पेन पेपर जो यूज होता था, तो उसमें क्या है कि अब धीरे धीरे जो आपका एनवायरनमेंट है, ई लर्निंग के माध्यम से हमारे एनवायरनमेंट के जो बोल सकते हो कि इकोनॉमिकल, जो हमारा एनवायरनमेंट का जो स्ट्रक्चर है, नेचुरल स्ट्रक्चर, जिसमें आपका हर एक गैसेस मेंटेनेंस होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी इतना होना चाहिए, हीलियम भी इतना होना चाहिए, नाइट्रोजन इतना होना चाहिए, जो आपके ओजोन परत जो बोल सकते हो अल्ट्रा वायलेट रेज के अकॉर्डिंग जो पैराबैंगनी तिरंगे बोला जाता है हिंदी में, तो वो जितने भी हमारे जो अनसिस्टम डेवलपमेंट के रूप में जो आज हो रहा है, वो क्या है, आज हमारा जो है ई लर्निंग के माध्यम से क्या है, हमारा एनवायरनमेंट को काफी सेफ रखा जा रहा है, या बोल सकते हो कि सेफ्टी उसके लिए हो गई है, हमारा एनवायरनमेंट पहले से कम खतरे में हो रहा है। क्यों? ड्यू टू हमारे बोल सकते हो कि जो हमारे प्लांट्स है, जो हमारे ट्री हैं, ट्री से ही आपको ही पता है कि पेपर बनता है, पेपर पेजेस किससे बनते हैं, आपकी ट्री से ही बनते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ रहा था, जो पेड़ों की कटाई चल रही थी, पेड़ों को कटा मतलब कट किया जा रहा था, और आफ्टर क्रिएट क्रिएट ड्यू टू बोल सकते हो कि पेपर क्रिएट करने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर, या फिर बोल सकते हो कि मोटिव क्या है, कि इससे क्या है, पेड़ों की कटाई में रोक आ गया, या फिर बोल सकते हो कि उसकी परिस्थिति में अब रोकने लगा। तो इसी सिचुएशन में क्या है कि जो वृक्ष या फिर ट्रीज हैं, उनको अब धीरे धीरे कम काटने की स्थिति में देखने को मिला, जिसके कारण क्या है, एनवायरनमेंट में जो आपकी ट्री की क्वांटिटी है, वो धीरे धीरे ज़्यादा मेंटेन रूप में देखने को मिला। ठीक है, तो ये ई लर्निंग के कारण ही हो पाया, तो ये आपका थर्ड बोल सकते हो कि एडवांटेज के रूप में देखा जाता है। ठीक है, अब ई लर्निंग में क्या है कि आपका एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट बात की जाए, तो यहाँ पे अलग अलग बोल सकते हो कि ये एक सोसाइटी, या अलग अलग जो बोल सकते हो कि प्लेटफॉर्म, या फिर अलग अलग स्टेजेस, या फिर बोल सकते हो अलग अलग जो रिलीजनल, जो आपके कल्चरल, सभी यहाँ पे आके ऐसा किसी ग्रुप में देखने को मिलता है कि ई लर्निंग में क्या है कि अलग अलग कल्चर, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग जो सेक्टर के लोग रहते हैं ना, कि हाँ भाई, रिच एंड पुअर, कोई किसी चीज का कोई मतलब ही नहीं होता। ये क्या होता है कि सभी को एक इक्वल कर देता है, ई लर्निंग क्या करता है, सभी को इक्वल कर लेता है। अभी यहाँ पे आप लोग आए, अभी आप लोग क्लास ले रहे हो, यहाँ पे ये बताओ कि कोई जानता है कि हाँ कोई इस धर्म से रिलेटेड है, चलो नाम से पता चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन किसी को कोई मतलब है कि इस धर्म से रिलेटेड है। लेकिन जो हमारे ई लर्निंग की व्यवस्था, जो हमारा प्लेटफॉर्म नहीं था पहले, हमारा बोल सकते हो कि जो ऑफलाइन क्लासेस के रूप में दी जाती थी, तो वो क्या होता था, उनमें सभी का पता होता था कि ये इस जात से है, इस स्ट्रक्चर से, इसके फैमिली बैकग्राउंड कैसी है, सब चीज़ क्या है। तो वो एक बोल सकते हो हर एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या रहा है, उनका हर एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या है कि सभी को पता था कि हाँ ये इससे है। तो वो एक बोल सकते हो कि डिफ्रेंशिएट रहा है, डिफ्रेंशिएशन का जो सिचुएशन है वो रहा है, जिसे बोल सकते हो कि भेदभाव रहा है। लेकिन यहाँ पे ये बताओ कि आप लोगों में से कोई ऐसा सोचा कि हाँ ये जाति का है, इस जाति का, इसकी फैमिली बैकग्राउंड इतनी है, इसकी नहीं, इसके पापा तो ये ऐसे हैं, लाइक इट, ऐसा नहीं सोचा ना, ऐसा डिफरेंशिएशन नहीं देखा ना, यानी कि बोल सकते हो कि भेदभाव नहीं देखा ना। तो ये ई लर्निंग क्या है कि सभी को एक इक्वल करने के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, अब उसके बाद हमारा अगला जो पॉइंट है, आपका लास्ट पॉइंट है, जो ई लर्निंग क्या है कि आपके अगले पॉइंट की बात कर ले, तो ये क्या है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में ये है कि जब भी आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ई लर्निंग क्या है कि जब भी आपका मन चाहे, जब भी आप जहाँ पे भी आप स्टडी करना चाहो, जितना स्टडी करना चाहो आप उतना स्टडी कर सकते हो, उस पे आपको कोई भी प्रेशराइज नहीं है ई लर्निंग में। ठीक है, लेकिन आप बोल सकते हो कि अकॉर्डिंग टू ऑफलाइन के रूप में देखा जाए, तो टीचर बोल बोल के थक जाती थी, पढ़ ले, पास हो जाएगा, इस तरीके से मतलब प्रेशराइज होता था, ये स्टूडेंट के लाइफ में प्रेशर होता था, ये कहीं ना कहीं बेटर भी था। तो ये ई लर्निंग का बोल सकते हो कि एक प्रेशर जो स्टूडेंट पे है कि हाँ भाई इतने बजे पढ़ना ही है, इतने बजे जाना ही है, इतने बजे स्कूल से हमें आना है, मतलब डेली आपका अप एंड डाउन की जो सिस्टम है वो करना है। तो ये ई लर्निंग के कारण क्या है कि हर एक स्टूडेंट, हर एक बोल सकते हो कि सोसाइटी का जो स्टूडेंट है, वो अपने आप में फ्रीली महसूस फील कर रहा था कि वो फ्री है।
जब वो पढ़ सकता है, जब चाहे वो अपनी क्लासेस अटेंड कर सकता है। तो ये ई लर्निंग के फोर्थ पॉइंट्स थे जो आपके एडवांटेज के रूप में देखे गए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम डिसएडवांटेज की। तो देखो डिसएडवांटेज की बात कर लेते हैं। जो ई लर्निंग है ना, उसमें क्या है, सबसे बड़ा नुकसान क्या है, सबसे बड़ा आप लोग नुकसान जानते ही हो। ई लर्निंग यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉनिकल लर्निंग के रूप में इलेक्ट्रिकल जो लर्निंग है, वो उसमें क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म है उसका स्टूडेंट मिसयूज कर रहे हैं, आपको पता है। तो ये आपका सबसे बड़ी बात है कि मिसयूज जो आज हो रहा है। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या है कि जो आज हर एक स्टूडेंट है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर बोल सकते हो एप्लीकेशन या फिर बोल सकते हो जो आपका एजुकेशनल एप्लीकेशन है उसको यूज कर रहा है। तो उसमें क्या है कि सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो ई लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आज विजिट ना करके वो मतलब आपके देखे जाते हैं कि वो कुछ और स्टूडेंट सोचते हैं या फिर ऑनलाइन सर्च करके मतलब अपने उस टाइम को इन्वेस्ट जो है वो कहीं और वेस्ट के रूप में कर रहे हैं। तो ये ई लर्निंग का क्या इन बोल सकते हो हर एक स्टूडेंट मिसयूज कर रहा है उसकी थिंकिंग ड्यू टू थिंकिंग एंड बोल सकते हो कि एनवायरमेंटिकल स्ट्रक्चर के रूप में क्या है कि वो अपने थिंकिंग के अकॉर्डिंग उसका मिसयूज कर रहा है। तो उसके कारण आपका बोल सकते हो ई लर्निंग का ये क्या है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड ऑफ थिंग इसका जो पॉइंट आएगा ई लर्निंग का, जो टीचर एंड स्टूडेंट का जो इंटरसेक्शन रहा है या फिर इंटरप्शन जो रहा है, इसके अकॉर्डिंग एक टीचर एंड स्टूडेंट का जो रिलेशन रहा है, जो इंटरेक्शन रहा है। अब इंटरेक्शन क्या है कि उस टीचर्स को पता होता था कि स्टूडेंट कैसा पढ़ेगा, वो फिर आपको प्रेशराइज भी करता था कहाँ पे उसे डांटना है, कहाँ पे वो स्टूडेंट बिगड़ रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या है, स्टूडेंट के लिए वो टीचर वैल्यूएबल था, बोलने के लिए, पॉइंट करने के लिए कि हाँ बेटा ये आपने गलत किया, दैट इज अ रॉन्ग, ये गलत है। तो इस तरीके से आपके टीचर क्या है इंटरप्ट कर रहे थे, आपको वहां पे गाइड करने के लिए थे। लेकिन ई लर्निंग जो आप सर्च करोगे आपको वही प्रोवाइड करेगा। दैट्स डिपेंड ऑन योर थिंकिंग, ठीक है, हमारे थिंकिंग पे डिपेंड है। अब ई लर्निंग क्या है, ई लर्निंग अपने आप से थोड़ी ना आपको कुछ एडवाइस देगा। जो आप सर्च करते हो, चलो ठीक है कि आपको लगता है कि बोल सकते हो कि एडवर्टाइजमेंट जो आता है आपको लगता है कि हाँ वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं। तो ई लर्निंग आपको एजुकेशन का सिस्टम में या फिर एजुकेशन की बातें सजेस्ट करे, ये ऐसा जरूरी नहीं है। आई नो अबाउट दिस थिंग कि जो आप सर्च करते हो उसी से रिलेटेड आपका जो गूगल होता है वो आपकी हिस्ट्री को चेकआउट करता है। और आपके जो एप्लीकेशन होते हैं, जिस एप्लीकेशन को आपने विजिट किया है, जो जो आपने सर्च किया है, उसी के अकॉर्डिंग आपके हिस्ट्री के अकॉर्डिंग आपको क्या करता है, जो एडवर्टाइजमेंट जो देता है वो उसी के अकॉर्डिंग रहता है, ठीक है। तो ई लर्निंग में क्या होता है कि टीचर्स जिस तरीके से आपके पहले गाइड करने वाले होते थे, टीचर्स सही या रॉन्ग बोल सकते हो, करेक्ट एंड रॉन्ग की जो सिचुएशन में आपको बताने वाले थे, वो अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या है खत्म हो रहे थे या बोल सकते हो खत्म हो चुके। ई लर्निंग में क्या है, आपको कोई गलत या फिर कोई सही है ये गाइड करने वाला नहीं, जो आप सर्च करोगे ई लर्निंग क्या है आपको प्रोवाइड कर देता है। एम आई राइट? ठीक है। अब उसके बाद आपका बोल सकते हो कि जो ई लर्निंग है वो आपको क्या होता है कि प्रैक्टिकली रूप में बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। ई लर्निंग क्या होता है, प्रैक्टिकली रूप में बहुत ज़्यादा टफ पड़ता है। अब जैसे आप लोग फील करोगे कि बहुत से टीचर्स हैं वो तो प्रैक्टिकली भी आपको वीडियोस के थ्रू बताते हैं, लेकिन वीडियोस अलग होता है और आपके बोल सकते हो कि ऑफलाइन रूप में अलग होता है, यानी कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ही अलग होता है। तो ये प्रैक्टिकली कॉन्सेप्ट समझने में ये क्या होता है, टफ पड़ता है। तो ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज के रूप में भी देखा जाता है। अब ठीक है। अब जो ई लर्निंग का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि इसके लिए आपके पास पढ़ाई करने के लिए, स्टडी करने के लिए वाईफाई, इंटरनेट, लैपटॉप, पीसी या फिर बोल सकते हो कि आपके पास मोबाइल होना चाहिए। दैट्स अ नेसेसरी फॉर कंप्लीट योर ई लर्निंग एजुकेशन। तो ये आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। क्लियर है? हमारा क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन है क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्रियात्मक अनुसंधान से आप क्या समझ, क्रियात्मक अनु तो हम बात कर लेते हैं इसके आंसर की। तो जो क्रियात्मक अनुसंधान है यानी कि एक्शन रिसर्च है,
एक्शन रिसर्च का जो हिंदी में मीनिंग है वो आपका क्रियात्मक कहलाता है, क्रियात्मक। यानी कि पर्टिकुलर यहाँ पे कोई ना कोई वर्क हो रहा है, कोई ना कोई एक्शन हो रहा है, ठीक है। और वो एक्शन किस रूप में हो रहा है, रिसर्च के एंगल में हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि मान लिया जाए कि हमारे जो जीवन या फिर बोल सकते हैं हमारे लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसी बातों का, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाओं का या घटनाओं का, या बोल सकते हो कि सिचुएशन का कुछ ना कुछ रिसर्च हो रहा है। हमारे साइंटिफिकली भी बोल सकते हो, वैज्ञानिकी तौर पे भी बोल सकते हो कि हर एक तौर तरीके से क्या है कि रिसर्च किया जा रहा है या फिर कोई ना कोई एक्शन रिसर्च हो रहा है। तब इसमें क्या है कि हमारे ये रिसर्च क्या है, क्रियात्मक रिसर्च, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता की बात कर ली जाए या इम्पोर्टेंस की बात कर ली जाए, तो इसमें हमारे मनुष्य को या फिर बोल सकते हो लाइफ को बेहतर तरीके से अपने उसके मानव या फिर बोल सकते हो ह्यूमन बीइंग के लाइफ में बेटर रिजल्ट लाने के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए क्रियात्मक अनुसंधान करना आवश्यक है। क्रियात्मक अनुसंधान का मतलब ही होता है कि जो मनुष्य या फिर जो इंसान है उसके लाइफ में, उसके डेली लाइफ में जो वो वर्क कर रहा है, जो एक्शन ले रहा है, जो आपके बोल सकते हो कि कोई भी एक पर्टिकुलर वर्क कर रहा है, तो उसमें जिस तरीके से वो अपने आप को इन्वॉल्व कर रहा है, ठीक है। और इन्वॉल्व करने के साथ साथ वो जिस तरीके से अपने कोई भी काम को पूरा कर रहा है या फिर कंप्लीट कर रहा है, तो उसी व्यवस्था को क्रियात्मक अनुसंधान कहते हैं कि वो किस तरीके से अपने वर्क को काम कर रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि कोई एक मतलब बोल सकते हो मटका बनाने वाला या फिर मिट्टी का जो मटका बनाते हैं ना, तो वो बनाने वाला है, तो वो भी एक क्रियात्मक अनुसंधान है। ये किस तरीके से उसके हाथों का जो शेप है वो एक मटके के मतलब निर्माण के रूप में आता है। तो वो क्या है कि पहली बात तो बात कर लेते हैं मानव के जो लाइफ में हर एक सिचुएशन में उसको, उसके जो क्रिया है, उसके वर्क है, उसका जो एक्शन है, वो इम्पोर्टेंट माना गया है उसके लाइफ में, उसके डेवलपमेंट के लिए। अब जैसे बोला जाता है ना कि आपने न्यूटन का थर्ड लॉ भी देखा होगा कि जैसा हम कर मतलब जैसा एक्शन होगा वैसा रिएक्शन होगा। आपने मतलब न्यूटन का थर्ड लॉ फील किया या फिर पढ़ा भी है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि जो हमारा एक्शन है उसका हम रिसर्च डे बाय डे करते हैं, ताकि हमारे सोसाइटी, हमारे एनवायरनमेंट में और हमारे बोल सकते हो कि हमारे मतलब सोसाइटी के ह्यूमन बीइंग में एक नई व्यवस्था, एक नई जनरेशन का डेवलपमेंट हो सके, एक नई जनरेशन का बॉर्न हो सके या फिर जन्म हो सके। इसीलिए क्रियात्मक अनुसंधान जो है महत्वपूर्ण माना जाता है या फिर उसकी विशेषता के रूप में समझी जाती है। अब जो ये है, आपको मनुष्य को क्या करता है, सबको डेवलपमेंट के रूप में क्रियात्मक अनुसंधान आगे बढ़ाता है, ठीक है। यानी कि एक्शन रिसर्च जो है हमारे रूप में आगे बढ़ाता है और हमें डेवलपमेंट के रास्ते पे ले जाता है। अब इसमें क्या है कि मानो एक हर एक पर्टिकुलर एक्शंस के रूप में वो रिसर्च करता है कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्या बेटर है या सही है। क्रियात्मक अनुसंधान यही कहलाता है, ठीक है। कि मनुष्य का जो एक्शन है वो कर रहा है वो सही है या गलत है, इसको चेकआउट करने के लिए क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है या फिर इम्पोर्टेंस देखा जाता है, ताकि वो अपने रिसर्च से अपने आप को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सके अपने आप में। जैसे फॉर एग्जांपल क्रियात्मक अनुसंधान, जैसे कि मैं कोई अपने लक्ष्य यानी अपने ड्रीम्स के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। वो मेरा एक्शन हो गया कि भाई मैं ड्रीम्स के ऊपर चल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से सुनना आप लोग, क्या मैं समझा रहा हूँ। अब अनुसंधान यानी कि रिसर्च क्यों करूंगा, मैं अपने मतलब बोल सकता हूँ कि जो रास्ता है, अपने जो ड्रीम्स है उस पर चल रहा हूँ, तो उसमें देखूंगा क्यों, चेकआउट क्यों करूंगा, ऑब्जर्व ऑब्जर्व क्यों करूंगा, ताकि मुझे ये पता चल सके कि जो मैं रास्ता चुन रखा हूँ वो क्या बेटर है, वो क्या सही है, क्या मेरे ड्रीम्स को सक्सेस के रूप में लेके जाएगा या फिर मेरे ड्रीम्स तक लेके जाएगा या फिर रास्ते तक ही छोड़ देगा। तो इसी चीज को देखने के लिए हर एक ह्यूमन बीइंग के अकॉर्डिंग उसमें क्या है, एक्शन रिसर्च देखा गया है कि वो अपने एक्शंस के जो पर्टिकुलर वर्क है वो किस तरीके से वर्क कर रहा है, उसी चीज को चेकआउट करने के लिए वो क्रियात्मक अनुसंधान का प्रयोग करता है। इट मीन्स कि एक्शन रिसर्च का बोल सकते हो यूज करता है, ठीक है। जो पहली बार बात कर ली जाए तो इसमें क्या है कि ह्यूमन बीइंग जो आज हर एक सेक्टर में, हर एक फील्ड में अपने आप को डेवलप्ड कर रहा है, ठीक है। वो आपका देखने को मिलता है कि हर एक एक्शंस के रूप में
वो अपने स्ट्रक्चर, अपने व्यवस्थाओं का, या फिर बोल सकते हो अपने स्ट्रक्चर का वो चेंजेस ला रहा है, अपने एनवायरनमेंट का चेंजेस ला रहा है। तो वही हमारा है एक्शन रिसर्च या फिर क्रियात्मक अनुसंधान। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वैल्यूएबल क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस में से आपके एग्जाम्स के कुछ क्वेश्चंस तो पूछे जाएंगे, तो आप इन्हें अच्छे से कर लीजिएगा। एंड सेकेंड ऑफ थिंग कि जितने भी आप लोग स्टूडेंट्स हैं, इन्हें अच्छे से अपने यूटिलाइज टाइम को, जैसे मैंने आपको बता दिया, उससे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए वो आप लोग पढ़ लीजिएगा एंड समझ लीजिएगा। एंड कोई भी आपके क्वेरीज हो, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या फिर कोई भी मैसेज। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।